Good evening, everyone. Welcome to Master Series live session with Dr. Bisroof. Dr. Bisroof हमारे साथ लाइव स्टूडियो में आ चुके हैं. वेलकम सर. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू. धन्यवाद. सर हमारे साथ हमने लास्ट वीक में आपके साथ 3 सेशंस किए जो कि लाइफस्टाइल डिजीज, हार्मोनल प्रॉब्लम्स और कैंसर को लेके थे. इन सेशंस को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए और टाइम कम है और सवाल बहुत ज्यादा है, तो जल्दी से हम सेशन की शुरुआत करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल ले सकें. सर हमारे पास बहुत सारी फीडबैक और टेस्टिमोनियल्स भी आए हैं. हमारे पास अगर टाइम अलाउ करेगा बाद में तो हम उनको भी कोशिश करेंगे कि प्ले कर सके और लाइव जोड़ सके. सबसे पहले हम सवालों को प्रायोरिटी देंगे ताकि लोगों के सवाल जो है उनके जवाब उनको आज मिल सके मैक्सिमम. हमारे साथ कई पार्टिसिपेंट्स हैं जो लाइव भी जुड़े हैं आज. तो सबसे पहले कौन जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव? ओके, रविंदर जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? ओके, he got disconnected. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो भी है मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल कर सकते हैं. ओके, लेट टेक आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट. जी बोलिए प्लीज. जी मैम आप अपना सवाल. जी हेलो सर, मेरा नाम तोरल देरिया है. मैं बॉम्बे से हूँ. मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे को पीसीओडी है और वेट मेरा 89 केजी हो गया है. 4 मंथ से मेरे को पीरियड ही नहीं आ रहे हैं. तो आपके डीआईपी डाइट से मेरे को पीरियड आना तो चालू हो जाएगा, लेकिन वेट लॉस होगा क्या? हाँ, वेट लॉस भी होगा, श्योरली होगा. पीसीओडी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो वेट लॉस भी साथ साथ होगा. हाँ, मैंने 1 मंथ से आपका ये डाइट चालू किया था और मैंने आपका फेसबुक पेज से तो ट्रीटमेंट चालू किया था. उससे मेरे को 1 मंथ आया टाइम, लेकिन फिर उन्होंने मेरे को पतंजलि मतलब योगा का पूरा डाइट दिया, तो उससे मेरे को पीरियड नहीं आया और 4 मंथ हो गए, लेकिन मेरे को अभी तक पीरियड नहीं आया है. आप इसी को कीजिए. और नॉर्मली मैंने देखा है कि 3 से 4 महीने लगते हैं पूरी तरह ठीक होने में, क्योंकि हमारे ये ब्लड का प्रॉब्लम है. हार्मोनल प्रॉब्लम तो है ही, ब्लड का ही प्रॉब्लम है. और मैंने पहले ही बताया है अपने होलसम टेल्स के ही एपिसोड में कि ब्लड नया बन जाता है इंसान में 3 से 4 महीने में. 4 महीने लगा लीजिए. आज अभी है दिसंबर, मान लो मार्च महीने में आप जो होंगे, आपके पूरा ब्रांड न्यू खून होगा आपकी बॉडी में, जैसा कि हम सबके बॉडी में होता है. तो जो पुरानी प्रॉब्लम थी ब्लड से जुड़ी हुई, वो प्रॉब्लम चली जाएगी और नए सिरे से फ्रेश हो जाएगा सब कुछ. तो आप लगातार बिना नागा किए, बिना बीच में कुछ गड़बड़ किए, चीटिंग किए, कॉन्टिन्यूसली आप 120 दिन लेके चलिए. आप ठीक से डीआईपी डाइट कर लेंगे तो आपको सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा. और साथ में वेट भी घटेगा. वेट कितना घटेगा? नॉर्मली 10% बॉडी वेट का पहले महीने घटता है, 5% दूसरे महीने घटता है, तीसरे महीने भी 5% घटता है. जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं उनमें ज्यादा घटता है, जिनका बीएमआई ज्यादा होता है. खैर, हमें वेट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. हमें ये चिंता करने की जरूरत है कि हम हेल्दी हो जाएं. बॉडी को जितना वेट चाहिए बॉडी देख लेगा, जो हमारा काम नहीं है वो बॉडी का काम. ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मुरलीधर जी अपना सवाल पूछिए प्लीज. हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब. नमस्कार सर. नमस्कार. हाँ, मैं मुरलीधर बोल रहा हूँ. मेरी उम्र 57 ईयर है. राइट. हेलो. जी जी बोलिए. हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं आपका डीआईपी डाइट 3 महीने से यूज कर रहा हूँ बराबर, और मुझे काफी फायदा हुआ है. लेकिन थोड़ा मैं उसमें समय थोड़ा मैंने चेंज कर लिया है. सुबह की जगह मैं दोपहर में फ्रूट लेता हूँ. ओके. ओके. हाँ, तो मेरे को लगभग फायदा पूरा हो रहा है. तो इस तरह से मैं बराबर चलता रहूं कि आपके हिसाब से जैसे सुबह वाला है वैसे कर लूं.
देखिए, इसमें ये है कि अपने हिसाब से लोग अक्सर थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर लेते हैं अपने हिसाब से, रूटीन के हिसाब से। तो जैसे आपने किया है कस्टमाइज, जी वो जी, भी है, उसको भी आप चला सकते हैं और वो भी कुछ फायदा करेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, गुड। नेक्स्ट मैम स्नेहा मैम, आप पूछिए प्रश्न अपना। नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहा कालसेकर, एज 55 और हाँ। मुझे खाना हजम नहीं हो रहा है, मतलब लूज मोशन है ज्यादा। मैंने थोड़ा 5 डेज का कोर्स किया था पर उससे कुछ ये नहीं हुआ। और मैंने टेस्ट किया था सोनोग्राफी, वो बराबर है, लेकिन ब्लड टेस्ट मैंने किया उसमें डी और विटामिन और कैल्शियम बहुत ही कम है, ऐसा है। डी का 30 है और B12 95 है। तो डॉक्टर बोल रहा है कि उसकी वजह से आपको नहीं हजम हो रहा है, लेकिन आंतों का प्रॉब्लम है ऐसा मुझे लग रहा है। आप क्या बोलिए? देखिए, एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि पेट के लिए, पेट के बाद जहां तक हो, खास तौर पे डाइजेशन की बात हो, जैसा आप बोल ही रहे हैं, इसके लिए हम्म, ना तो कोई डायग्नोसिस है, ना ही कोई इसका इलाज है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से किसी को अगर सिर में दर्द हो, तो क्या कोई मशीन है जिससे डायग्नोस कर लेंगे सिर में दर्द है? नहीं है मशीन। वो हम्म, इंसान बताएगा कि मेरे सिर में दर्द है, हम्म, तभी पता चलेगा। राइट? कोई ऐसी मशीन या डायग्नोस्टिक टूल या कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जिस ब्लड टेस्ट से हमें पता चल जाए देखो इस ब्लड टेस्ट में ऐसा आया, इसका मतलब आपको पेट, आपके सिर में दर्द है। ठीक उसी हम्म, प्रकार पेट हम्म, के लिए भी कोई डायग्नोसिस है नहीं। और उसके लिए अगर कोई ब्लड टेस्ट कराता है और उससे कोई डायग्नोसिस निकालता है तो वो झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो वो विटामिन B12 और कैल्शियम जो भी चीज आप बोल रहे हैं उसको बिल्कुल आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये झूठ बोलने के तरीके हैं। जिस तरह से हेडेक का कोई डायग्नोसिस नहीं होता, उस तरह से पेट का भी ब्लड टेस्ट या इस तरह के डायग्नोसिस नहीं होते। इवन सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीजें कमाने के लिए तो अच्छा है पैसा, लेकिन डायग्नोसिस नहीं है। हाँ, डायग्नोसिस ये है जो आपने बताया कि आपका पेट ठीक नहीं रहता, आपको लूज मोशन रहते हैं, ये डायग्नोसिस हो गया। तो डायग्नोसिस आप खुद ही बता रहे हैं, दैट इज द फाइनल डायग्नोसिस, उसके बियॉन्ड कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया डायग्नोसिस की बात। अब आता है कि ठीक कैसे करें इसको। हाँ, सोल्यूशन क्या है इसका? मैं यहाँ भी एक बात और समझ लीजिए कि कोई भी दवा अगर लेते हैं तो दवा सीधे मुंह में लेंगे तो पहले तो वो सीधे पेट में ही जाएगा ना, और पेट ही आपका कमजोर है। कोई भी दवा क्यों ना लें, चाहे वो पेट की दवाई देके बोले कि ये पेट की दवा है, वो जाएगा सीधे पेट में और पेट ही हमारा कमजोर है। राइट? तो जो चीज कमजोर है उस पे और बोझ डालना हो गया अगर पेट की कोई दवा हो की बात करें तो पेट की कोई दवा भी नहीं होती एक्चुअली। और तो अब क्या करें? देखिए, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आपको एक दिन के लिए 24 आवर फास्टिंग करना है, कोकोनट वाटर फास्टिंग। 24 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, तो जितना इन्फेक्शन है और जो भी कारण है वो निकल जाएगा। सेकेंड डे में फ्रूट फास्टिंग, कोकोनट वाटर के अलावा अगर कुछ खाना है तो फल ही खाइए। और थर्ड डे में कोकोनट वाटर, फ्रूट्स और थोड़े वेजिटेबल खा सकते हैं रॉ स्टेट में। ये 3 दिन भी कर लेंगे तो हमें नहीं पता पेट में वो इन्फेक्शन कौन सा है, बैक्टीरिया कौन सा है, वायरस कौन सा है, लेकिन ये पता है वो जो भी कुछ होगा बॉडी 3 दिन में बाहर निकाल ही देगा। चौथे दिन आप DIP डाइट में आ जाइए, द काइंड ऑफ डाइट जो मैं बताता हूँ, जो आपको पता ही है। और चौथे दिन जब DIP डाइट में आएंगे तो आप पाएंगे कि आपको रिलीफ मिल गया है। तो ये 3 स्टेप है, 72 डेज, DIP डाइट 72 आवर्स। कर दिया है। 1 तारीख से, अभी ये 1 तारीख से DIP डाइट पे ही हूँ मैं अभी आज तक। तो फिर हाँ, भी मुझे वो तो कुछ है, लेकिन ऐसा। पहले 3 दिन ना ये फास्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। DIP डाइट छोड़ के DIP डाइट पे ही है। हम्म, लेकिन फर्स्ट 3 डेज, जैसे मैंने अभी बताया, ये रिकॉर्डिंग आप सुन लेना दोबारा से, 3 दिन का फास्टिंग हम्म, करना पड़ेगा इस तरह से मैंने बताया। और हाँ। उसको चौथे दिन से फिर दोबारा DIP डाइट में शुरू करना पड़ेगा जिसपे आप ऑलरेडी थे। तो पेट में हाँ। कोई हाँ। इन्फेक्शन वगैरह होगा या जो भी कारण होगा, ज्यादातर इन्फेक्शन होता है नंबर 1, या इन्फ्लेमेशन होता है, घाव। या तो घाव होगा या हम्म, इन्फेक्शन, या कोई ना कोई वायरस इन बैक्टीरियल अटैक होगा। ये दोनों चीज को हम्म, ठीक करने के लिए स्टमक को हम्म, 3 दिन चाहिए होते हैं ज्यादा से ज्यादा। एक बात याद हम्म, रखिए, हमारे मुंह, जीभ से लेके पेट तक वाली जो बीमारियां हैं वो 2-3 दिन में ही ठीक होती हैं अगर सही से न्यूट्रिशन दिया जाए तो वो बड़ी जल्दी ठीक होती हैं। इसीलिए चाहे वो बीमारी बहुत लंबी पुरानी क्यों ना हो तब भी। तो बस 3 दिन वाला जो मैंने तरीका बताया वो कीजिए, फिर दोबारा से आप DIP डाइट स्टार्ट कर दीजिए। जी जी सर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट धीरा, धीरा आप अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरी उम्र
64 ईयर्स है। 15 साल से डायबिटीज थी। अभी जुलाई से मैंने DIP डाइट से ठीक कर लिया, तो दवा मेरी बंद है। लेकिन मुझे एंजाइटी बहुत आती है, जिससे मुझे चक्कर आता है। 2008 से ये प्रॉब्लम है मुझे। 2 साल जब नहीं ठीक हुआ तो मैंने साइकियाट्रिक से दवा लिया, उन्होंने एजिटोला दवाई मुझे दिया, फिर थोड़ा ठीक हो गया। लेकिन अभी फिर 4 साल से फिर ये चक्कर आ रहा है। फिर अभी मार्च से मेरी दवा एजिटोला एंड नेक्सिटो ले रहे हैं। अभी थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन दवाई का डोज जब डॉक्टर ने कम किया है तो वो फिर से पहले की तरह थोड़ा स्टार्ट लग रहा है, उसी तरह शुरू हो गया। अभी थोड़ा सा भी अगर हम जैसे आईब्रो अपनी ऊंची करते हैं, थोड़ा सा भी कुछ हुआ कि अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, और मुझे थोड़ा सा यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है, जो मुझे चक्कर सा आता है और मेरी आंखें भी बंद होने लगती हैं और भारीपन लगता है। लेकिन ये सब तर जाता है, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे वीकनेस भी लगती है बहुत, और मेरी डायबिटीज ठीक है इस समय। चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है, डायबिटीज ठीक है तो ये भी ठीक हो जाएगा। इसमें आप एक बात, दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये, साइकेट्रिक दवाइयां जितनी भी होती हैं, बाकी दवाइयों की पहले एनिमल पे टेस्टिंग होती है, जानवरों पे होने के बाद फिर इंसान पे होता है। हालांकि मैं तो मानता हूँ जानवरों पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन साइकेट्रिक की दवाइयां जानवरों को नहीं दी जाती, क्योंकि जानवरों को साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती नहीं है। राइट, जानवरों को स्ट्रेस है कि नहीं, दवाई देने के बाद स्ट्रेस गायब हुआ कि नहीं। तो ये जो साइकेट्रिक दवाइयां है ना, ये अंधेरे में निशाने लगाने वाली बात है। वो कैसे आप पे काम करेगा, कैसे असर करेगा, कैसे खराब असर करेगा या अच्छा असर करेगा, कुछ भी नहीं पता किसी को। तो पहली बात तो ये तुक्के वाली दवाई है, इसको तो उठा के डस्टबिन में डालिए तो ही अच्छा है, क्योंकि फायदा करे ना करे कोई ना कोई भयंकर नुकसान जरूर कर रही होगी। ये तो होगी दवाई की बात। राइट, अनलाइक अदर मेडिसिन, साइकेट्रिक मेडिसिन आर डायरेक्टली टेस्टेड ऑन ह्यूमंस। राइट, जो आप पे जा रहा है, और हम में से हर एक का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है। तो जो दवाई मेरे पे असर करेगा, कैसे असर करेगा, वो दवाई आप पे किसी और ढंग से असर करेगा। तो ये जो साइकेट्रिक दवाइयां होती है ना, वो कैसे असर करेगी दिमाग बॉडी में, वो किसी को भी नहीं पता, भगवान को भी नहीं पता होगा। राइट, जब असर करती है तो पता चलता है। तो ये खतरनाक काम ना करते हुए साइकेट्रिक दवा छोड़िए, पहली बात। दूसरी, अब करें क्या? राइट, मैं एज्यूम कर रहा हूँ और आप बता भी रहे हैं कि अब DIP डाइट पे, ये बड़ी अच्छी चीज है। इसमें सिर्फ एक चीज और ऐड कर दीजिए, सैफरन यानी कि केसर। आप एक कप में गर्म पानी लीजिए, जितना गर्म ले सकते हैं, और उसमें एक चुटकी मतलब 0.1 ग्राम, 1 ग्राम का 10वां हिस्सा ले लीजिए, उसमें उस पानी में मिलाइए और थोड़ा सा ऐसे घोलेंगे, वैसे भी वो सैफरन कलर का, केसरी कलर का रंग आ जाएगा, फिर उसको सिप करके पी लीजिए। ऐसा दिन में 2 बार कीजिए और ऐसा 3 महीने तक लगातार कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे अलॉन्ग विद द DIP डाइट, तो ये जो चीज है धीरे धीरे एंजाइटी और ये सब चीजें कम होने लगेंगी या कम हो जाएंगी। तो ये रिवर्सिबल डिजीज है। सैफरन कहाँ से अच्छा वाला मिल जाएगा, इसकी थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल नकली वगैरह भी मिल जाते हैं सैफरन। तो ये दिक्कत वाली बात जरूर है, बट सैफरन का ड्रिंक आप लेंगे तो आपको प्रभाव मिलेगा। 90 दिन समय रखिए, पेशेंस रखिए। जी सर। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है दिनेश जी। हेलो, Yeah, am I audible? Yes. Yes, sir. My age is 28 years and my body weight is 84. Right. Actually मुझे पास्ट में फिस्ट्यूला हुआ था, फिस्ट्यूला इन एनो, उसकी मैंने सर्जरी करवा ली, बट सर्जरी के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, दोबारा से वो हो गया। तो इसका क्योर चाहिए, और मुझे एक एलोपेशिया है, हेयर्स पे पीछे एक पैच है, उसमें से हेयर्स ही नहीं है। I am currently following DIP diet plus खादरवली सर डाइट। ओके, देखिए ये तो अच्छी बात है कि DIP डाइट फॉलो कर रहे हैं। ऊपर से आप एक में शायद मिलेट्स ले रहे होंगे जी, तो दैट इज समथिंग वेरी गुड। अब इसमें पिछला है, इसके लिए 3 हफ्ता जी, फॉर 3 वीक्स यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। याद रखिए, सबके लिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग सर्जरी कराते हैं तो वो बार बार आएगा ही आएगा, ये रेकरिंग होता रहेगा और आगे एग्रीवेट भी करेगा। तो सर्जरी कैन नॉट बी ए सोल्यूशन। सर्जरी सिर्फ एक तरीका है उसको और तेजी से बढ़ाने का। इसीलिए सर्जरी खैर एक बार करा ली आपने, दोबारा मत कराइए, और जिन्होंने कभी नहीं कराया वो कभी ना कराएं। तो सोल्यूशन ये है कि 3 हफ्ता
3 वीक्स के लिए DIP डाइट माइनस प्लेट 2। मैं जानता हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन DIP डाइट माइनस प्लेट 2 अगर कोई 3 वीक्स तक कर ले तो फिस्टुला हो या पाइल्स हो या पॉलिप्स हो या इंटरनल सिस्ट हो, इस तरह की जो भयंकर चीजें हैं जिसके लिए सर्जरी कराते हैं और तब भी दोबारा दोबारा हो जाता है, 3 हफ्ते लगेंगे, लेकिन 3 हफ्ते में गायब हो जाएगा, ये पक्का है। और वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 हफ्ते के लिए DIP डाइट माइनस प्लेट, क्योंकि DIP डाइट में से कुक्ड फूड हटाना और वो बिना कुक्ड फूड के 3 वीक रहना, मैं जानता हूँ ये आसान काम नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आपने ये नहीं किया तो उसके बाद जितनी सफरिंग है जीवन भर, वो बहुत ज्यादा सफरिंग है। तो एक तरह से एक तराजू ले लीजिए, तराजू में एक तरफ तो ये है कि 3 हफ्ते में आप ठीक हो जाने वाले हैं, और दूसरी तरफ ये है कि आप जीवन भर ठीक नहीं होंगे, लेकिन आप कुक्ड फूड रोज खाना चाहते हैं। तो 21 दिन अगर कुक्ड फूड बंद कर सकते हैं, सिर्फ DIP डाइट माइनस प्लेट 2 कर सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन परमानेंट मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने बोला एक पैच है, अभी उस पैच में क्या कीजिए, अभी विंटर का मौसम है, अभी कर सकते हैं, समर में नहीं कर पाएंगे। गेहूं के ज्वारे, व्हीट ग्रास बोलते हैं इंग्लिश में, गेहूं के ज्वारे ग्रो कीजिए अपने घर में, क्योंकि ये दुकान में नहीं मिलता, सब्जी के बाजार में, और उससे 10वें से 15वें दिन के बीच में जो ग्रो होता है, इतना ग्रो हो जाएगा, करीब 1 फीट से ऊपर ग्रो हो जाएगा, 1 फीट से ज्यादा। तब वो जड़ से नहीं काटिए, ऊपर से काटिए थोड़ा सा, मतलब उखाड़िए नहीं, काटिए उसको, और उस ग्रास को, गेहूं के ज्वारे को जूस निकालिए। जूस निकालने के लिए कोल्ड प्रेस जूसर से जूस निकलेगा, या फिर लेक्सन करके एक जूसर आता है, उससे जूस निकलेगा, या आप कूट भी सकते हैं, कूटेंगे फिर निचोड़ेंगे, जूस निकल जाएगा। 25 ml जूस निकाल के आप वहां पे ऐसे लगाइए, लगा के रखिए ओवरनाइट, राइट, रात भर रखिए, फिर सुबह नहा लीजिए, हट जाएगा। ऐसे आप करेंगे, 3 महीना कीजिए, 3 महीना करेंगे तो वो पैच है वो चला जाएगा, ऐसा उसका रिजल्ट रहा है। 3 महीना करना होता है, वैसे भी अभी 3 महीने ही, फरवरी मार्च तक ही गेहूं के ज्वारे आप उगा पाएंगे, उसका उगा भी नहीं पाएंगे, तो इसको कीजिए। तो और जब गेहूं के ज्वारे आप उगा ही रहे हैं, उसका जूस निकाल ही रहे हैं, तो हो सके तो 25 ml से 50 ml के बीच में, मतलब छोटा सा एक हिस्सा उसका पी भी लीजिए। उसको पिएंगे तो बॉडी में बहुत सारी चीजों को ठीक करता है वो, और वैसे भी फिस्टुला वगैरह में भी ये बड़े ही कारगर चीज है। तो यानी कि एक तीर से 2 निशान है। DIP डाइट आप ले ही रहे थे, साथ में गेहूं के ज्वारे का जूस भी लेना शुरू कर दीजिए 3 महीने के लिए सिर्फ, और साथ में 3 हफ्ते के लिए माइनस प्लेट 2 कर लीजिए। तो बाकी जो लोग सुन रहे हैं, या किसी को अगर पाइल्स है या पॉलिप्स है या सिस्ट है, उनके लिए भी रूल सेम है। कोई भी सिस्ट हो, कोई भी पॉलिप्स हो, कोई भी पाइल्स हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत भयंकर है, ऐसा मान के चल रहा हूँ, तो वो 3 हफ्ता, और अगर उससे कम भयंकर है तो 2 हफ्ता, लेकिन आप 3 ही हफ्ता कर लीजिए, उससे कंजूसी ना करते हुए 3 वीक्स यू डू इट, ताकि हमेशा के लिए छुट्टी हो गई, नहीं करना है। थैंक यू सर। थैंक यू। कविता जी पूछिए अपने नमस्ते सर, सवाल। मैं आई एम कविता अग्रवाल एंड माय एज इज 49 years and weight is 45 kg. Okay. Actually, I am suffering from arthritis, rheumatoid arthritis, which doctor says कि it is rheumatoid arthritis, but I'm also not sure about it. क्योंकि मेरा जो है ना RA फैक्टर हमेशा नेगेटिव आता है, और मुझे 8-9 साल से है, मेरी डिलीवरी के बाद से हो गया था ये प्रॉब्लम, और RA फैक्टर नेगेटिव आता है, मैं कई बार करा चुकी हूँ, और NTCP भी नेगेटिव आता है, बट CRP ज्यादा आता है, और 9 और 10 के बीच में है, और ESR हमेशा ज्यादा आता है, 55-60 ऐसे करके आता है हमेशा। और मेरे एंकल में स्वेलिंग है और स्टिफनेस बहुत है, ऐसी अब घुटनों में भी आ गई है स्वेलिंग, कहीं पर भी आ जाती है स्वेलिंग, और वो जाती ही नहीं है। घुटनों पे ऐसी स्वेलिंग है कि 2 साल 3 साल से मतलब बिल्कुल मैं कुछ भी कर लूं एक्सरसाइज वगैरह, वो बिल्कुल नहीं निकल रही, और बहुत स्टिफ हो गया है पैर, जकड़न हो गई है उसकी वजह से बहुत ज्यादा। और अभी मैं 1 महीने से सर, एक तो मैं ज्यादातर सात्विक डाइट मतलब ले रही हूँ, और DIP में भी मैंने फॉलो किया। DIP डाइट में मैंने ऐसे फॉलो किया था कि सुबह फ्रूट्स लिए थे और जूस लिया था, कभी ग्रीन जूस कभी रेड जूस, और आजकल मैं चुकंदर और गाजर का रेड जूस ले रही हूँ। और मैंने 3 महीने मिल्क छोड़ दिया था, उससे मेरा वेट जो है 50 से 44 पर आ गया था। फिर मुझे डॉक्टर से, जिनसे मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करी थी, उन्होंने कहा मिल्क लेना स्टार्ट कर दो,
तो मिल्क मैंने फिर अब 1 ग्लास फिर से रात को लेती हूँ मिल्क, इस वजह से कि वेट और भी कम नहीं हो जाए, क्योंकि मुझे वीकनेस बहुत लगने लगी थी। मिल्क मतलब सारा का सारा, क्योंकि डीआईपी डाइट में मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ दिया था, फ्रूट्स पर आ गई थी मैं सारे के सारे। फिर इन बिटवीन मुझे डॉक्टर खादरवली का पता चला, तो मैंने थोड़ा मिलेट्स का भी ऐड किया। फिर मैंने अम्बली खाना स्टार्ट किया है अभी 15 दिन से। तो अम्बली और डीआईपी डाइट मिक्स करके मैं ऐसे ही अपने आप को मैनेज कर रही हूँ। स्वेलिंग थोड़ा सा पेन में कम हुआ है, पर सूजन और कभी भी किसी भी टाइम पे रात को बढ़ती है और सुबह बढ़ी भी ही मिलती। तो आप प्लीज कुछ सजेस्ट कीजिए कि इसका कोई रेमेडी है, कोई ठीक हो सकता है, क्योरेबल है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले टू स्टार्ट विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस से बात की आपने, और आपने बहुत सारे आंकड़े भी बताए आपने। हाँ तो जी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या सिर्फ अर्थराइटिस है, इट डजंट मैटर, राइट। रूमेटॉइड और दोनों में यही फर्क है कि वो ऑटोइम्यून है और ये वैसे इन्फ्लेमेटरी है, राइट। इस तरह से इसको डिस्टिंग्विश किया गया है, लेकिन उस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक बात तो ये कि आपको डिस्कम्फर्ट है, दर्द है, स्वेलिंग है, बेसिक बात तो ये है। उसका नाम कौन सा नाम रखना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, राइट। आपकी फीलिंग, आपके डिस्कम्फर्ट सेम ही है। तो पहली बात, अगर मान लेते हैं वो रूमेटॉइड ही है तो उसका मतलब ऑटोइम्यून है, मतलब आपके सेल्स आप ही को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो जब कोई भी बीमारी ऑटोइम्यून होती है, मैं लार्जर ब्रॉडर इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे जुड़े हुए और चीज भी लोगों को समझ आ जाए और आपको भी समझ आ जाए। तो क्योंकि ना दोनों ही जॉइंट्स पे सेम ही होती है। अगर एक एंकल पे तो दूसरे पे भी होती है, एक नी पे तो दूसरे नी पे भी होती है। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो एक पे भी होगा तो भी परेशानी तो है, और दोनों पे है ज्यादा परेशानी है। तो ऑटो इम्यून को अगर आपको स्विच ऑफ करना है, अगर रूमेटॉइड वर्ड यूज किया दैट मीन्स ऑटो इम्यून है। मान लेते हैं ऑटो इम्यून है, तो उसको स्विच ऑफ करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो चीजें हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को स्विच ऑन कर देती है उन सब चीजों को हटा दें, राइट। तो उनमें दो ही चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं जो ऐसा करती हैं, बॉडी में नुकसान करती हैं। एक तो एनिमल प्रोटीन, जानवरों से जो प्रोटीन बॉडी में आता है वो हमारे ऑटो इम्यूनिटी को स्विच ऑन कर देता है। ऑटो इम्यूनिटी मतलब हमारे सेल हमें ही अटैक कर रहे हैं, राइट। तो एनिमल प्रोटीन को आपको हटाना है। तो एनिमल प्रोटीन में क्या आ जाता है, जाहिर सी बात है, जो चीज जानवरों से आती है वही उसी में एनिमल प्रोटीन हो सकता है, प्लांट वाले फूड में तो नहीं हो सकता। तो यही ब्रॉडली देखना है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं हम कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें एनिमल प्रोटीन होने की संभावना है। तो वो आपके केस में, क्योंकि आप वेजिटेरियन है, तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स ही हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट लें या ना लें ये चॉइस आपको है ही नहीं, आपको नहीं लेना है, यही क्लियर कट है, पहली बात। राइट। दूसरी बात कि जो रिफाइंड चीजें होती हैं उनसे भी ऑटो इम्यूनिटी आती है। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड सॉल्ट भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं, बिस्किट है, ब्रेड है, सारी चीजें पैक चीजें होती हैं, ये भी ऑटो इम्यूनिटी कुछ हद तक स्विच ऑन कर देती है। तो पहले सर, तो ये मैं बंद कर चुकी हूँ सारी चीजें, ये मैं नहीं, बंद अभी कर तो चुकी आपने डेयरी प्रोडक्ट हूँ। मिल्क को छोड़ के ये सारी प्रोसेस फूड सब कुछ बंद कर चुकी हूँ, ब्रेड और ये सब कुछ, एवरीथिंग को तो मैं ऑलरेडी 1 साल से बंद है। आप बीच में नहीं बोलना है, क्योंकि मैं ब्रॉडली सबके लिए बता रहा हूँ कि हो सकता है इनमें कोई चीज नहीं छोड़ी, कोई चीज छोड़ी है, लेकिन बाकियों के लिए भी कि ये सारी चीज ऑटो इम्यून लाती हैं तो इनको छोड़ना है, राइट। नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा इनको छोड़ते हुए अब क्या करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, 2 ही चीज जरूरत है इसमें। एक तो धूप की जरूरत है, सनलाइट। सनलाइट खाने से भी ज्यादा, कि धूप जहां जहां आपके स्वेलिंग है वहां धूप पड़े, आधा घंटा 1 घंटा रोज धूप पड़े, और वो डायरेक्ट सनलाइट पड़े, कपड़ों के ऊपर से नहीं, कपड़ों के बिना कपड़े डायरेक्ट स्किन पे पड़े तो ज्यादा अच्छा है, और डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पड़े तो भी ठीक है। आप धूप में रह रहे हैं, कपड़े पूरे पहने हुए तो भी ठीक है, हाथ पैर जितने खुले हो सकते हैं वो खुले रहें। और खास तौर पे उसमें अगर आप चाहते हैं कि धूप जल्दी एब्जॉर्ब करे तो एक चीज और कर सकते हैं, एलोवेरा जो है ना, एलोवेरा प्लांट से लेना है, पत्तों को काट के उसमें से एलोवेरा निकाल के छील के 1 चम्मच फिर घुटनों पे लगा देना है, फिर धूप में बैठना है। ये एक प्रैक्टिस करनी है, मुश्किल तो है लेकिन इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अब आते हैं कि एक चीज जो बताई आपने कि भाई वेट गिर रहा है। वेट इसलिए गिर रहा है, डेयरी प्रोडक्ट लेंगे तो वेट बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट क्या है कि जब हम खाते हैं ना, पीते हैं, तो वो बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता, तो बॉडी उसको कहीं ना कहीं डिपॉजिट करता रहता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर, इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो वो सारी चीजें हमें भारी भरकम बना तो देती है, लेकिन हमें हमारे हेल्थ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। तो अगर आपका इरादा सिर्फ भारी भरकम बनने में है, मतलब भारी भरकम दिखने में है कि मेरा ये वेट 50 kg होना चाहिए, 49 नहीं होना चाहिए, 45 नहीं होना चाहिए, दिखने में है, तब तो डेयरी प्रोडक्ट ठीक है।
लेकिन अगर आपका इरादा ये भी है कि दिखें तो सही और हेल्दी भी रहें, तो फिर डेयरी प्रोडक्ट विल नॉट कंट्रीब्यूट। डेयरी प्रोडक्ट कैन गिव यू अ गुड वेट बट नॉट गुड हेल्थ, राइट। इसीलिए आपको ये समझना है कि व्हाट इज योर गोल, राइट। तो ज्यादातर तो एस्थेटिक पे या दिखते कैसे हैं वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि आप हेल्दी फील करें, एनर्जेटिक फील करें। मैं वहीं तक अपने आप को लिमिट करता हूँ। तो उसके लिए कितना बॉडी वेट आपको होना चाहिए ये लेट द बॉडी डिसाइड। लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट है कि आपको वीकनेस की फीलिंग आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वीकनेस लगातार रहेगी तो वो डिस्कम्फर्ट है, वो लाइफ के खुशियों को कम कर देगा। तो वीकनेस क्यों आ रही है, ये भी हो सकता है जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि आपका वेट इतना घट रहा है, तो वो भी वीकनेस का कारण हो सकता है, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, वेरी वेरी सिंपल। जो डाइट आप डीआईपी डाइट ले रहे हैं उस डाइट को आप 30% क्वांटिफाई कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। फ्रूट्स हो सकता है आप 500 ग्राम ले रहे हैं तो 800 ग्राम लीजिए, राइट। लेकिन 800 ग्राम ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उतना एपिटाइट ही नहीं है, तो चलो 600 ग्राम लीजिए। और जब 600 ग्राम लेते रहेंगे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, तो 650 ग्राम लीजिए। उसके बाद फिर 6.5 की एपिटाइट बन जाएगी, फिर 700 ग्राम की एपिटाइट बन जाएगी, या फिर 800 ग्राम की एपिटाइट बन जाएगी। इस तरह से आपको अपना एपिटाइट 30% बढ़ाना है। एक दिन में नहीं बढ़ाना है, 3 महीने में बढ़ाना है। धीरे धीरे बॉडी की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जब वो उस फूड से आपका वेट बढ़ेगा, हालांकि बड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वो जो वेट हो वो मस्कुलर वेट होगा। वो जो मसल्स के वेट्स हैं उससे आपकी स्वेलिंग कम होगी, और जो स्वेलिंग कम होगी तो ताकत भी आएगी और आपकी वीकनेस भी जाएगी। तो ये ओवरऑल है। तो यहाँ पे मैंने एक तो सनलाइट, एलोवेरा, ये दूसरी 2 चीजें। क्या क्या छोड़ना, उनमें काफी सारी चीजें ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना ही है इवन इफ वेट घटता है। और अगर एनर्जी लेवल बढ़ाना है तो एनर्जी बढ़ाने का सुपर फास्ट तरीका है 30% आप अपना ये डीआईपी डाइट के अनुसार कंटेंट बढ़ाना है, नंबर 1। नंबर 2, इफ यू कैन ऐड कोकोनट वाटर इन योर लाइफस्टाइल, अगर तो नहीं ऐड किया तो फ्रेश कोकोनट वाटर, पैक्ड नहीं, रिफाइंड नहीं। याद रखिए जब भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं, आपने मल्टीपल प्रॉब्लम बता दिया, वीकनेस भी बता दिया, स्वेलिंग भी बता दिया, अर्थराइटिस तो है ही, राइट। तो मल्टीपल प्रॉब्लम का मेन कारण है लैक ऑफ मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके टैबलेट्स खाएं, इसका मतलब ये है कि हम ऐसे सोर्स से मल्टीविटामिन लें जो बॉडी में बहुत फास्ट तरीके से एसिमिलेट हो जाए, ताकि बहुत जल्दी रिजल्ट दिख जाए। दुनिया में फास्टेस्ट मल्टीविटामिन बॉडी में एसिमिलेट होता है कोकोनट वाटर से। इसीलिए कोकोनट वाटर मैं अक्सर पेशेंट्स को बोलता हूँ, और आपको भी बोल रहा हूँ, कि दिन में एक बार कभी भी ताजा कोकोनट वाटर 1 ग्लास जरूर पीजिए, और पीते वक्त 10 मिनट जरूर लगाइए। मतलब आराम से पीजिए, चाय की तरह स्लोली। इतना करेंगे और 3 महीने का पेशेंस भी रखेंगे, कोई चीटिंग बीच में नहीं करेंगे, तो 100% तो नहीं, 70% लाभ तो मिल ही जाएगा। बाकी 30% जो लाभ है, यानी हाथी निकल गया पूंछ रह गया, वो पूंछ को पूरी तरह क्लियर करने में हो सकता है 6 महीने और लग जाए। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, क्या ये रिवर्सेबल है? ये 100% रिवर्सेबल है, पूरी तरह से रिवर्सेबल है, लेकिन इसी मेथड से रिवर्सेबल है। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ जिसको मैं डीआईपी डाइट बोल रहा हूँ, एक्चुअली डीआईपी डाइट नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने से 90% आपकी डाइट अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की होगी, जैसा कि डीआईपी डाइट में होता है, तो ये रिवर्सेबल है। हमने तो बहुत सारे पेशेंट्स को देख ही लिया है, और ऐसे पेशेंट जिनको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया गया था, ऐसे पेशेंट जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जितनी ऊपर होती ना एज, उतनी उनके ठीक होने के जो रफ्तार है वो बहुत धीरे हो जाती है, चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो आपके केस में तो ये सारी चीजें हैं ही नहीं, आप तो बहुत बेटर पोजीशन में है, तो इसीलिए ये सारी चीज करेंगे, और इसके अलावा कुछ और लगता भी नहीं कि है जो आपको सपोर्ट करेगा। डू दिस एंड यू विल सी द रिजल्ट। जी सर। हेलो गौतम, आप पूछिए अपना सवाल। हाँ जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, मेरा प्रॉब्लम नहीं सर, मेरी बहन को प्रॉब्लम एपिलेप्सी का, और आपके गेम ऑफ लाइफ प्रोटोकॉल से मैं 7 महीना से फॉलो कर रहा हूँ, जो आपने अवॉइड करने के लिए बोला सब अवॉइड किया हुआ हूँ, लेकिन 1% भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट किस हिसाब से नहीं मिल रहा है? एपिलेप्टिक अटैक दोबारा हो रहा है क्या? हाँ, जिस तरह से सीजर आ रहा है पहले से उसी तरह से आ रहा है, कोई दवा भी नहीं चल रही है, और इसमें कुछ भी तेल, घर का कोई भी सामान नहीं, सिर्फ आपका डाइट ही फॉलो कर रहे हैं, और इसमें कुछ अलग से नहीं ले रहे, ग्रेन्स भी अवॉइड किए हुए। आजकल पिछले 7-8 महीने में एपिलेप्सी के जो अटैक्स हैं मैंने देखे, लोगों के बढ़ गए हैं, खासतौर पे बच्चों के बढ़ गए हैं। एपिलेप्सी के अटैक के कारण होते हैं, तो डाइट होता है, कुछ चीजें जो ट्रिगर करते हैं एपिलेप्सी की, जो कि मैंने बताया भी, आपने कहीं गेम ऑफ लाइफ में देखा भी होगा।
राइट, तो उसको नहीं बताता। लेकिन इसके अलावा एक और चीज जो ट्रिगर करती है, जो पहले कभी मैं जिक्र नहीं करता था, लेकिन अब क्योंकि ऐसा माहौल आ गया है, दैट इज कॉल्ड स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम, ऐसे लोग जिनको इपिलेप्सी प्रोन लोग बोलते हैं, जिनको सीजर फिट्स पड़ते रहते हैं, तो उनमें ट्रिगर होने के लिए एक और चीज है, जैसे कैमरे का फ्लैश लाइट है, या जैसे मैं अभी स्क्रीन पे बैठा हूं, अगर ऐसे स्क्रीन टाइम उनकी बढ़ जाएगी, चाहे वो टेलीविजन हो या लैपटॉप के आगे हो, मोबाइल के आगे हो, स्क्रीन टाइम जब बढ़ जाएगा, आंखों में अगर तेज रोशनी आएगी और लगातार आएगी, तो ये ट्रिगर करता है इपिलेप्सिक अटैक को, सीजर को ट्रिगर करता है। तो ये टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं सभी को बता रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि उनके बच्चों को दोबारा से इपिलेप्टिक अटैक शुरू हो गया है। तो फिर मुझे ये बताना पड़ रहा है कि भाई आपने अगर स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया किसी न किसी बहाने, छोटे बच्चे के केस में तो उनका ऑनलाइन क्लास है, तो वो जो कि कुछ मिनट ही वो रोज कंप्यूटर के आगे बैठते थे, अब पूरा दिन बैठते हैं कंप्यूटर के आगे, राइट। तो उससे चाहे डाइट कितना भी हम अच्छा कर लें, लेकिन हम सीजर से प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, जिनको सीजर की प्रवृत्ति ऑलरेडी है। तो अब आपके केस में, स्पेसिफिक आपकी बहन के केस में, वो कौन सा ट्रिगर है ये तो बताने के लिए उनका और बहुत सारा चीजों का मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी, लेकिन ये कॉमन ट्रिगर तो आजकल मैंने देखा ही है, इसीलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो अगर ये चीज, अगर स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो उसको कम किया जाए। ज्यादा कितने को ज्यादा बोलेंगे, कितने को कम बोलेंगे, तो इसका एक मापदंड है कि आज से 7-8 महीने पहले क्या स्क्रीन टाइम हुआ करता था जब इपिलेप्टिक अटैक कम होता था, ऐसा भी आप रिलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जितना कम होगा, ये लाइटिंग जो है, चाहे वो कैमरे की फ्लैश लाइट या टीवी की लाइट हो, मोबाइल की लाइट हो, वो कम से कम हो। एक तो तरीका ये भी है कि आप जब अपना मोबाइल देखेंगे तो उसको डिम करके देखिए, उसका ब्राइटनेस को बिल्कुल 0 कर दीजिए, कम से कम कीजिए, ताकि मिनिमम व्हाट्सएप वगैरह चेक करते वक्त। लेकिन अब व्हाट्सएप पे ही लगे हैं या टीवी पे, कंप्यूटर पे लगातार, जैसे जूम मीटिंग चल रही है और ऐसे ही 4-5 मीटिंग रोज चले, या किसी न किसी और बहाने से हम स्क्रीन टाइम पे देखें, तो ऐसे में इपिलेप्टिक अटैक को हम प्रिवेंट नहीं भी कर पाएंगे। जी सर। नेक्स्ट है रीमा जी, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम रीमा मिस्त्री है और मैं 20 इयर्स की हूँ और मेरा वेट है 45 kg। तो मुझे सिस्ट की प्रॉब्लम है। मुझे 2019 में पता चला कि मुझे सिस्ट है और मैंने 2019 में दिसंबर में सीटी स्कैन करवाया था, उसमें पता चला कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट है और साइज है 6.8 सेंटीमीटर। तो बहुत डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, पहले कोर्स खत्म किया, फिर उसके बाद सभी डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा और मैं और मेरे घर वाले ऑपरेशन अभी करवाना नहीं चाहते। तो उसके बाद मैंने अभी लॉकडाउन में फिलहाल मैंने मेडिसिन छोड़ दिया है खाना, 3-4 महीने हुए हैं और मैंने डीआईपी डाइट शुरू किया है 1 महीने से। तो अभी सर बताइए कि मैं क्या करूं, मतलब पूरी तरह ठीक होने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि सिस्ट के केस में सभी लोगों के लिए ये आंसर है कि सिस्ट के केस में कोई दवा होती नहीं उसकी। अगर तो वही मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि कोई अगर बोले कि दवाई है, तो सिस्ट की कोई दवाई नहीं है। तो सिस्ट को कम करे या कंट्रोल करे, या फिर उसके बढ़ने की स्पीड को धीरे कर दे, राइट, या तो कम कर दे या कंट्रोल कर दे या खत्म कर दे या बढ़ने की स्पीड को धीरे कर दे, ऐसा कोई दवा है नहीं। और दवा के नाम पे कुछ भी आपको दे रहे हैं तो वो किसी और वजह से दे रहे होंगे, बट सिस्ट की दवा है नहीं कोई, नंबर 1। नंबर 2, अब कैसे ठीक करें? ये अच्छी बात है कि आपने दवा छोड़ दिया, डीआईपी डाइट पे हैं, और मैं तो यही बोलता हूँ कि इस केस में आप एक काम कीजिए कि जो प्लेट 2 है, प्लेट 2 लंच और डिनर 2 बार ले रहे होंगे, अगर तो डीआईपी डाइट ले रहे हैं तो 2 में से किसी एक टाइम ही आप प्लेट 2 कुक फूड लीजिए और पूरे दिन भर में, और एक टाइम बिना प्लेट 2 के ही प्लेट 1 से काम चलाइए। ये एक बदलाव करेंगे। और दूसरी बदलाव ये करेंगे, वेजिटेबल जूस, कोई भी वेजिटेबल अपने पसंद का ले लीजिए, उसका जूस निकालिए, 1 ग्लास पी लीजिए कभी भी, खाली पेट हो, पेट भरा हो तब नहीं, जैसे डिनर के बाद नहीं, लंच के बाद नहीं, लंच से 1 घंटे पहले, डिनर से 1 घंटे पहले, ऐसे टाइम पे ले सकते हैं, खाली पेट जब हो। तो ये दोनों बदलाव करेंगे, प्लस जो यूनिवर्सल रूल है डीआईपी डाइट का कि धूप में बैठना नहीं छोड़ना है। जब धूप में बैठते हैं ना, तो जो आपने न्यूट्रिशन लिया, बॉडी उस न्यूट्रिशन को बेटर यूटिलाइज करती है, राइट। और एक आखिरी बात, हमारे बॉडी में जो सिस्ट है, जो आपके 6 सेंटीमीटर बताया, मान लो वो सिस्ट निकालते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसके अंदर क्या है, तो आप हैरान होंगे, उसके अंदर कैल्शियम मिलेगा, उसके अंदर पोटेशियम मिलेगा, उसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट मिनरल्स और मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, मतलब वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी बॉडी के लिए बहुत उपयोगी है,
खराब चीज नहीं मिलेंगी, अच्छी चीजें मिलेंगी। तो लेकिन वो सारी अच्छी चीज एक जगह इकट्ठे होके बड़ा सा कुछ बन गया, दैट बिकम्स अ सिस्ट। तो फिर हमें क्या करना होगा, आपको क्या करना है, रोज 12 घंटे के ब्रैकेट में खाना है, यानी कि 8 AM टू 8 PM, और 8 PM टू नेक्स्ट डे 8 AM, वो जो 12 घंटे है बिना खाए रहना है। यानी कि वो जो 12 घंटे जब बिना खाए रहेंगे, दैट इज द टाइम बॉडी को तो तब भी खाना चाहिए। तो बॉडी क्या करेगा, तब वो जो सिस्ट है उसको ब्रेक करेगा, उसके न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करेगा। इसे कहते हैं ऑटोफेजी। और ऐसा अगर लंबे समय तक करते हैं, प्लस हफ्ते में एक दिन फास्टिंग, 24 घंटे कुछ नहीं खा के रहा जाए, पानी पी सकते हैं बस। और अगर ऐसा आपने लंबे समय तक किया, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि सिस्ट का साइज और बढ़ेगा नहीं और धीरे धीरे डिजोल्व होगा। ये डिजोल्व होने की स्पीड बड़ी कम है, लेकिन एक चीज जो फायदा होगा, ये सभी के लिए बता रहा हूँ, कि सिस्ट की वजह से अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट होता हो, पेन होता हो, तो 1 महीने के अंदर पेन जरूर कम चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि डिस्कम्फर्ट चला जाए, राइट। और दूसरी बात, डिस्कम्फर्ट जाने के बाद वो चीज आगे ना बढ़े, राइट, वो सिस्ट का साइज और ना बढ़े, राइट। कैसे पता चलेगा सिस्ट का साइज घट गया कि नहीं, डिस्कम्फर्ट चला गया तो सिस्ट का साइज घट गया। इसके लिए सीटी स्कैन वगैरह भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटी स्कैन भी उसी सिस्ट को और एग्रेवेट कर सकता है या करता है। तो मैं यही बोलता हूँ कि बेस्ट डायग्नोसिस वही है जो आपका बॉडी आपको बता रहा है। बार बार डायग्नोसिस करेंगे तो एक बार डॉक्टर बोलेगा क्यों ना इसकी बायोप्सी करके देखी जाए, हो सकता है कैंसरस हो, फिर आप मना तो नहीं करेंगे। और बायोप्सी जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक डायग्नोसिस है। बायोप्सी से नॉन कैंसरस ट्यूमर भी या सिस्ट भी कैंसरस में कन्वर्ट हो जाता है बायोप्सी की वजह से, राइट। सबके लिए नहीं, किसी कुछ लोगों में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए उन सबसे बचिए, डायग्नोसिस से बचिए। जस्ट जो मैंने आपको बताया, ये वीडियो एक बार और देख लेंगे तो एक बार और समझ आ जाएगा। इतना कीजिए ओवर पीरियड ऑफ 6 मंथ 9 मंथ, धीरे 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 धीरे। बेस्ट ये कि पहले तो सिम्टम चले जाएंगे, डिस्कम्फर्ट चला जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे साइज भी कम होगा। तो ये कीजिए, डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 इन लंच और इन डिनर। एक बार प्लेट 2 को छोड़ दीजिए, प्लस एक वेजिटेबल जूस एंड यूनिवर्सली सनलाइट। ऑडियो 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 नहीं है, ऑडियो। राकेश जी पूछिए अपना सवाल। ओके, ही गॉट डिस्कनेक्टेड। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे साथ है हेमराज जी। हेमराज जी पूछिए। सर मेरा नाम हेमराज है सर। मेरी मॉम को वजीनल कैंसर है, एडवांस स्टेज। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कीमो रेडिएशन सजेस्ट किया, जो हमने करवाया, यानी साल भर हो गया। कुछ होम्योपैथी कुछ आयुर्वेदिक लेके चल रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। बहुत ज्यादा पेन होता है, जलन होता है। अब सर कुछ ऑप्शन भी नहीं है, तो सर अगर डीआईपी डाइट फॉलो करूँ तो क्या कुछ हेल्प हो सकती है क्या? देखिए, आपका नाम हेमराज क्या बताया? हाँ हेमराज जी। हाँ हेमराज जी, ये अच्छा है कि आपने कीमोथेरेपी नहीं कराया या उनकी कोई बातें नहीं मानी। एक बात मैं आपको बता दूं, आपको ताज्जुब होगा जान के, जो व्यूअर्स हैं और आपको भी, कि कीमोथेरेपी से किसी को कोई फायदा हुआ पूरी दुनिया में। एविडेंस जो कहता है, एविडेंस कहता है, वो एविडेंस पे अभी तो खैर टाइम नहीं है वो एविडेंस वगैरह दिखाने के, लेकिन आपको बता दूं कि 2 तरह के पेशेंट हैं, दोनों को एक ही जैसी बीमारी है। मान लो इस केस में सेम कैंसर है, और एक कीमोथेरेपी कराता है और एक नहीं कराता। हमेशा देखा गया है जो करा रहा है कीमोथेरेपी, उसकी बीमारी ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस हो रही है, उसकी डेथ ज्यादा जल्दी हो रही है, और उसका जो लाइफ स्पैन वो डिफिकल्ट और ज्यादा बदतर होती जा रही है। तो कीमोथेरेपी कराएं कि नहीं कराएं, इनका तो आंसर बहुत ही क्लियर है, नहीं कराना चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि आपने बताया डिस्कम्फर्ट है, जलन है, बिल्कुल समझ गया, लेकिन अगर कराएंगे तो ये कटने नहीं वाला, तो परेशानी बढ़ने वाली है। तो दोनों में से नहीं कराना बेटर है। अब आते हैं ठीक कैसे हो, कंफर्ट कैसे आए। उसमें देखिए, डीआईपी डाइट तो एक जनरलाइज डाइट है, उसको थोड़ा स्पेसिफाई कर लेते हैं, स्पेसिफिक कर लेते हैं। स्पेसिफिक में 2 चीजें हैं जो कैंसर पेशेंट्स को मैं बताता हूँ, जो लोग ठीक होना चाहते हैं। एक तो ये कि आप, जैसे मैंने अभी पिछले वाले को भी बताया था ट्यूमर के केस में, देखिए ट्यूमर और कैंसर अलग अलग चीजें नहीं है। कोई भी सेल एक स्पीड से ग्रो करता है, उसके बाद मर जाता है, लेकिन कुछ सेल ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं और मरते नहीं है। उसी से ट्यूमर बनता है, कैंसर भी उसी से बनता है। तो आपको क्या करना है इस केस में, क्योंकि आपने बोला 4th स्टेज है, यानी कि काफी हालत खराब है, तो ऐसे में यही करना है कि आपको 10 घंटे के ब्रैकेट में खाना है पेशेंट को। यानी कि 9 AM खाना शुरू किया तो 7 PM खाना खत्म कर देंगे। कम खाने नहीं बोल रहा हूँ, कम ब्रैकेट में खाना है। विंडो जो खाने का होगा वो 9 AM टू 7 PM, राइट।
या 8 AM to 6 PM 10 घंटे में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पेट भर के खा लो अकॉर्डिंग टू DIP डाइट, और बाकी 14 घंटे बिना खाए रहो। वही वाला जो 14 आवर्स है, जब आप खा नहीं रहे हैं, बॉडी को तो तब भी खाना चाहिए, तब बॉडी कैंसरस ट्यूमर्स को ब्रेक करती है, तोड़ के न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया, राइट। और हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग, जो भी मैंने ये भी बताया। और पत्तों का सेवन करना है, पत्ते। अभी तो पालक के पत्ते अच्छे मिल रहे हैं, राइट। पालक के पत्ते हो, मूली के पत्ते हो, पत्ते या तो खाएं या पत्तों का जूस निकाले उसको पिए, ये देखना पड़ेगा आपको, या स्मूदी बनाए, बट पत्ते रोज पेट में जाने चाहिए, हरे पत्ते। और साथ में सनलाइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि 4th स्टेज है तो यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, आप प्लेट 2 खत्म ही कर दीजिए, प्लेट 2 खत्म कर दीजिए, प्लेट 1 पे ही रहिए, राइट। इतना कुछ करेंगे। और अगर ऐसा लगातार 1 महीना भी कर लिया, तो 1 महीने बाद अगर आप पूछेंगे कि डिस्कम्फर्ट कैसा है, तो लगभग 50% कम बताएंगे कि हाँ है तो सही, लेकिन 50% के करीब कम हो गया। यही सबसे बड़ी रिलीफ है। इसको लंबा समय लगेगा, 9 महीना भी लग सकता है, 12 महीना भी लग सकता है, लेकिन आप एक चीज कंसिस्टेंटली नोट करेंगे, अगर सिंसियरली करते हैं बिना किसी चीटिंग के, सिंसियरली करेंगे, तो पेशेंट एक चीज नोट करेंगे कि जो पेन का जो इंटेंसिटी है, डिस्कम्फर्ट का इंटेंसिटी है, वो कंसिस्टेंटली कम होता जाए, खत्म नहीं होगा, कम होता जाएगा। खत्म होने में 9 महीना, 12 महीना, ऐसा 14 महीने लग सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो सारा चीज पॉजिटिव है। तो पेशेंट को एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए कि हाँ कुछ रिजल्ट मिल रहा है, राइट। तो वो आप उम्मीद कर सकते हैं। तो यही कीजिए, दिस इज द सेफेस्ट वे टू डू इट। ऑल्दो इसमें ये है कि हमारा जो टंग है ना, उस टंग पे कंट्रोल करना है। और पहले 21 दिन मुश्किल लगता है, पहले 3 वीक्स, उसके बाद बॉडी को आदत पड़ जाती है, और जब देखते हैं कि कुछ फायदा मिल रहा है, तो तब कुछ और खाने का मन भी नहीं करता। तो इसको करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा जो सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशंस हैं, बल्कि ये सब चीजें काम नहीं करती हैं और इससे नुकसान होता है। इस पे एक चैलेंज भी आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। 23 जनवरी को हमने रखा है चैलेंज, सुभाष चंद्र बोस जयंती में वाले दिन, और कि जो भी डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट ये साबित करते हैं एविडेंस के साथ कि ये कीमोथेरेपी किसी भी वजह से बेनिफिशियल है, तो मैं उनको 1 लाख रुपए दे दूंगा। बोलने का मतलब ये है, ये बेनिफिशियल है ही नहीं, पब्लिसाइज जरूर है, इसकी पब्लिसिटी जरूर है, राइट। और क्योंकि पब्लिसिटी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, तो लगता है इससे कुछ भला हो ही जाएगा। लेकिन बड़ा दुख है मुझे ये बोलते हुए, इससे नुकसान होता है। और आपने पहला डिसीजन तो करेक्ट ले लिया कि कीमोथेरेपी नहीं कराया, अब थोड़ी हिम्मत करके जो मैंने बताया उसको ठीक से करेंगे, तो यहीं पे आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। जी सर। राकेश जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारे साथ आस्था जी। आस्था जी, आप सुन पा रही हैं तो अनम्यूट करके अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए आस्था। बालमुकुंद जी, अपना प्रश्न कीजिए। यस मैडम। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मोटर न्यूरॉन डिसीज जो होती है MND, क्या वो DIP डाइट से ठीक हो सकती है, और अगर ठीक हो सकती है तो कितना टाइम लगेगा? और थोड़ा डॉक्टर साहब अगर टाइम अलाउ करें तो थोड़ा सा इसको ब्रीफ करेंगे कि MND क्यों होती है, क्या है, तो बहुत अच्छा रहेगा डॉक्टर साहब। क्योंकि मैं 3 साल से 48 ईयर मेरी एज है, और मैं 3 साल से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, और हाथ और पैरों में मेरे अफेक्ट है इसका। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बच्चों में तो मैंने देखा है ये होता है, तो उसका मैं कनेक्शन देखता हूँ, वैक्सीन के साथ ही कनेक्शन देखता हूँ फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, राइट। और बाकी ये व्हाट आई अंडरस्टैंड इज ऑटो इम्यून डिजीज, राइट। इट इज ऑटो इम्यून रिएक्शन विच इज कॉजिंग दिस MND। तो ये तो हो गया इसका कारण कि ऑटो इम्यूनिटी। और मैंने अभी इसी में थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऑटो इम्यूनिटी किस चीज से होती है, जो ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रिगर कैसे होता है, 2 ही कारण है, या तो छोटे बच्चों में होता है, तो अधिकतर मैंने देखा कि वैक्सीन इज द रीजन, या फिर जैसे आपके केस में आपने बताया तो ये ऑटो इम्यूनिटी इज द रीजन।
तो ऑटो इम्यूनिटी जिन चीजों से ट्रिगर होती है उनको आप स्विच ऑफ कर देंगे नंबर 1, और स्ट्रिक्टली डीआईपी डाइट में रहेंगे, तो जब वो स्विच ऑफ हो जाएगा तो ये चीज रिवर्स हो जाएगी। तो ऑटो इम्यूनिटी 3 चीजों से होता है, मैंने बताया भी, एनिमल फूड से होता है और रिफाइंड प्रोडक्ट से होता है। तो ये चीज दोनों चीजों को ड्रॉप कर दें, डीआईपी डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, हैव लॉट ऑफ सनलाइट एंड यू कैन एक्सपेक्ट ए क्योर। लेकिन इसमें मैंने देखा इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम, अबाउट 9 months, अबाउट 12 months, बट ये ठीक हो जाती हैं क्योंकि अनलेस यू आर बॉर्न विद इट, नंबर 1। नंबर 2, जो वैक्सीन इंजर्ड मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है वो ठीक नहीं हो पाती है, लेकिन जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है, जो कि ज्यादातर एडल्ट में होता है, तो वो ठीक हो ही जाती है। ओके, थैंक यू बालमुकुंद जी। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं यहाँ पे। रीचा, रीचा पूछ सकती हैं अपना सवाल। रीचा, आप सुन पा रही हैं? या जी, पूछिए फटाफट प्लीज। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, मेरी एज 31 ईयर्स है और मुझे विटिलिगो की प्रॉब्लम है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ये डीआईपी डाइट से क्योर हो सकती है? आपकी प्रॉब्लम करंटली मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही हूँ। आपकी एक बार और बताएंगी अपनी प्रॉब्लम? हाँ, 1 मिनट। मुझे विटिलिगो प्रॉब्लम है, विटिलिगो व्हाइट स्पॉट्स है मेरी बॉडी पे और मैं इसके लिए अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही हूँ। और क्या ये डीआईपी डाइट से क्योर हो सकती है? देखिए, विटिलिगो में ये आप उम्मीद कर सकते हैं डीआईपी डाइट से कि और नहीं फैलेगा, ये श्योरली है। ऑलरेडी फैला हुआ है वो ठीक हो सकता है कि ये है। इसके बहुत कम ही एविडेंस है मेरे पास कि जिन लोगों ने बोला है कि ये थोड़ा रिवर्स हुआ है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वंस यू आर ऑन दिस डाइट इट विल नॉट स्प्रेड एनी फर्दर, और नहीं फैलेगा, ये बता सकता हूँ। ओके, गुड। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यस मैम, पूछिए सवाल। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। पुष्पा जी। हाँ, हेलो, जा रही है आवाज? आवाज आ रही है। जी 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 जी। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हस्बैंड का है। वो 50 साल एवब हैं और उनको 3-4 साल पहले बहुमूत्र का शिकायत हुआ था। फिर होम्योपैथ दवा चला, वो ठीक हो गए और फिर ये 4-5 माह से फिर वही हो गया है। और कब्ज भी बनता है, कब्ज के कारण जब कब्ज होता है तो रात में बार-बार जाना पड़ता है पेशाब, और यही सब उनको प्रॉब्लम है। अस्थमा भी था, तो अस्थमा तो राजीव दीक्षित का वीडियो मैं देखती हूँ और उसी से मैं अपने फैमिली को संभालती हूँ। मैं अंग्रेजी मेडिकल में नहीं जाती हूँ, वहाँ तो मैं दवा नहीं कराती हूँ। तो अस्थमा तो मतलब नॉर्मल रहता है, और लेकिन ठंडा चीज से उनको एलर्जी हो जाता है, गैस भी बन जाता है। अच्छा, और कुछ? नहीं सर, यही बहुमूत्र वाला ही शिकायत उनको बार बार परेशान किए जा रहा है। और डीआईपी डाइट तो मैं देती हूँ, मेरे साथ भी ये लॉकडाउन जब लगा हुआ था तो मेरे लाइफ का ही लॉकडाउन लग गया था, तो उस समय मैं बहुत परेशान थी। अंग्रेजी मेडिकल जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वहाँ पे पैसा मेरा कट देता और मेरे पास खाने को पैसा नहीं था, मैं डॉक्टर को कहाँ से देती। तब तक आपका वीडियो मुझे देखने को मिल गया और मैं उसी डीआईपी डाइट से ही मैं अपने आप को क्योर कर ली, लेकिन हस्बैंड को नहीं कर पा रही हूँ। उनको भी डीआईपी डाइट अगर ले रहे हैं तो अच्छा है, नहीं ले रहे हैं तो उनको बोलिए वो लेते रहें। और इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस केस में कई बार डाइट के अलावा स्ट्रेस का भी रोल होता है। स्ट्रेस, स्लीप, राइट, और डाइट तो डीआईपी डाइट आप ले रहे हैं उनको भी बोलिए लेने के लिए, अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन डाइट के अलावा स्ट्रेस अगर रहेगा दिमाग में तो स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम रह सकती है जब तक स्ट्रेस नहीं जाएगा। स्ट्रेस कैसे भगाना है वो इस डीआईपी डाइट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ये बात तो सही है। तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा एक्सेप्ट करें कि चलो भाई 12 बजे तक हम फ्रूट्स ले लेंगे, इसके बाद हम नहीं करेंगे। इतना सा शुरू कराइए कि 12 बजे तक, फिर ऐसा 1 महीने करने के बाद चलो लंच से पहले हम प्लेट 1 ले लेंगे, सलाद खा लेंगे। ऐसे ना धीरे धीरे जोड़िए। हम में से बहुत लोग होते हैं जो एकदम से बदल नहीं सकते,
तो जितना बदल सकते हैं उतना बदलें। कोई बोलता है मैं दूध नहीं छोड़ सकता, बाकी सब कर लूंगा, तो ये एक नेगोशिएशन वाली बात है। जैसे हम दुकानदार से नहीं करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, तो उसी तरह से थोड़ा उनसे मना के एक पार्ट शुरू कराइए। चलो सबसे पहले 12 बजे तक सिर्फ फल खाएंगे, बस एक चीज, इसी से थोड़ा फायदा मिल जाएगा। फिर 1 महीने बाद चलो सलाद भी खाना है आपको लंच और डिनर से पहले, दूसरी चीज। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उसमें टाइम बढ़ जाएगा ठीक होने के लिए, लेकिन यही तरीका है। नहीं करेंगे तो सवाल ये है कि नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो ये जो बीमारी है वो यहीं पे स्थिर नहीं रहेगी, ये बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। बीमारी की प्रवृत्ति ही ये होती है। आग की तरह आग बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा, या वो बढ़ेगा। आग एक जगह पे स्थिर रहता नहीं है। बीमारी या तो खत्म होगी या बढ़ेगी, अपनी एक जगह पे रह ही नहीं सकती। तो अगर वो सोचते हैं हम कुछ भी नहीं करेंगे और ठीक हो जाएगा, वो हो नहीं सकता। कुछ करेंगे तो क्या करें? तो इस तरह से डाइट को धीरे धीरे अडेप्ट करें। हो सकता है कि सिर्फ 12 बजे तक फ्रूट डाइट करें, सिंसियरली करें, इसी चीज को ले लें तो भी काफी सारा फायदा हो जाए। लेकिन इस तरह से अपनाने में मोटिवेट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर के लोगों को ही, मैं भी खुद अपने घर के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। जी सर जी। सर हमारे पास टाइम अभी कम है, तो अब हम लास्ट के 2-3 सवाल और लेते हैं। 2-3 सवाल अब हम और ले पाएंगे। सर मैं बता दूं अभी हमारे साथ 1000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं लगातार। अभी हम 1-2 सवाल और लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी राजेश जी। राजेश जी अपना सवाल कीजिए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार सर जी, अभी 27 अप्रैल इसी साल में हार्ट अटैक आया था, स्टंट डला हुआ है। और 2 साल पहले डायबिटीज हुआ था, और इसमें अब स्टेंट डलवाने के बाद पेन रहता है। ये लेफ्ट साइड में इधर। और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, बार बार इको करते हैं ना, तो कहते हैं ये हार्ट अटैक वाला दर्द नहीं है, कोई और ही है। अभी महीना पहले गया था जब टीएमटी करवाना था, टीएमटी हुआ नहीं, और वो कह रहे थे भाई कोई मांस वगैरह से दिख रहा है, अगली बार कर ले, मांस इकट्ठा हो रहा। अभी महीना पहले मतलब देसी दवाइयाँ चालू की है मैंने करनाल से, एक्चुअली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, हरियाणा में। अभी ये स्टेंट की दिक्कत है या गलत डला हुआ है, कैसे क्या है? दर्द ठीक हो जाएगा डीआईपी से? ठीक है। तो और शुगर अभी सर 1-1.5 महीना हो गया, मतलब गोली बंद कर रखी है मैंने। हफ्ता भर डाइट लिया था, 12 बजे से पहले फ्रूट लिया था, और 150 से नीचे रहता है शुगर लेवल। अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, यही है आपका सवाल, राइट? जी राजेश जी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर करता हूं मैं, कि जैसे बाएं साइड पेन हो रहा है और आपने इको कराया और उससे बोला कि ये हार्ट का दर्द नहीं है या हार्ट का दर्द है। ये देखिए, इको टेस्ट से, स्ट्रेस टेस्ट से, इन सारे टेस्ट से ये नहीं पता चलता कि दर्द की वजह क्या है, पता ही नहीं चलता। अगर कोई बोल रहा है वो डॉक्टर तो अपने हिसाब से तुक्का जरूर मार रहा है आपको सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन पता चलने के लिए कोई साइंटिफिक बेसिस है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपने सबसे पहले तो हार्ट अटैक हुआ था, आपने बोला अभी, तो हार्ट अटैक हुआ था वो कैसे पता चलेगा? वो चेस्ट पेन था या वो एक्चुअल हार्ट अटैक था, ये कैसे पता चलेगा? वहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेडिकल साइंस में आपको ताज्जुब होगा जान के, आज भी हार्ट अटैक को पूरी तरह से कंफर्म करने की कोई तरीके नहीं है जिससे ये कंफर्म हो जाए कि हार्ट अटैक है। अक्सर डॉक्टर अंधेरे में एक तुक्का मार देते हैं, वो लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। या तो हार्ट अटैक रहा होगा या नहीं रहा होगा, दोनों में से एक ही हो सकता। मान लीजिए रहा होगा, तो भी याद रखिए हार्ट अटैक का रहना और स्टंट का लगाना 2 अलग बातें हैं। हार्ट अटैक हुआ और स्टंट लगा दिया, मतलब हार्ट अटैक के बहाने हमने स्टंट लगा दिया, वो तो है, लेकिन हार्ट अटैक से बचा लिया स्टंट ने, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कोरिलेशन है ही नहीं। हार्ट अटैक हुआ तो इस बहाने आप हॉस्पिटल गए, उस डॉक्टर के पास गए, उसको मौका मिल गया, वो बोला मैं स्टंट लगा दूंगा, लेकिन स्टंट लगाने से हार्ट अटैक में कुछ फायदा मिलेगा या हार्ट अटैक को रोक दिया जाएगा या किसी भी तरह से कोई बेनिफिट मिलेगा, दोनों 2 अलग चीजें हैं, राइट? तो लेकिन वो फंसाएंगे। मान लो कोई पेट के उल्टी के लिए जाएगा, उसे बोलेंगे मैं स्टंट लगाऊंगा, तो वो मानेगा नहीं, लेकिन आपका हार्ट से जुड़ी हुई बात है तो आप मान लेंगे। तो ये प्रोटोकॉल बना लिया कि हार्ट अटैक वाला पेशेंट को आओ तो उसको मनवाना आसान हो जाता है स्टंट लगाने के लिए।
और स्टंट लगाने के बाद भी दर्द है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि स्टंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हार्ट के दर्द को या उस ब्लॉकेज को किसी भी तरह से फायदा दिलाने का, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, राइट, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये बहुत ही कॉमन बात है कि स्टंट लगने के बाद दर्द होता ही होता है, सब कुछ वैसे का वैसे ही रहता है, वही परेशानी रहती है, दोबारा से भी हार्ट अटैक आता है, ये सारी बातें बहुत कॉमन है। और तब डॉक्टर या तो बोलेगा ये वो दर्द नहीं है, वो दर्द नहीं है, फिर कुछ दिन बाद बोलेगा कि एक और स्टंट लगना पड़ेगा या फिर एक बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, स्टंट से काम नहीं चल रहा, राइट। तो यहाँ कंक्लूजन, आपको कंफ्यूज ना करते हुए दो ही बातें ये हैं कि हार्ट अटैक था कि नहीं था, इसके लिए भी जो टेस्ट अवेलेबल है वो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। और दूसरी बात, अगर तो हार्ट अटैक था तो भी मान लीजिए था भी, तब भी स्टंट का कोई कनेक्शन नहीं हार्ट अटैक की प्रवृत्ति को रोकने के लिए। स्टंट लगने के बाद भी बहुत सारे डिस्कम्फर्ट वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करें, कैसे पता करें कि भाई ये जो दर्द है ये कौन सा वाला दर्द है, और जो भी वाला दर्द है क्या ये ठीक हो सकता है, ये कैसे पता चले। तो अब मैं दो सवालों के जवाब दे रहा हूँ। पहला, कैसे पता चले ये दर्द कौन सा वाला दर्द है, आपको जानना है, आपको इंटरेस्ट है। दूसरा, आपको पता चल गया ये दर्द का कारण ये है, अब इसको सोल्यूशन क्या है, सॉल्व कैसे करें, दर्द को खत्म कैसे करें, ये दोनों सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहले कैसे पता चले कि दर्द कौन सा वाला दर्द है, हार्ट का दर्द है या कोई और दर्द है। दो तरह के दर्द होते हैं, एक तो हार्ट का दर्द होता है ब्लॉकेज की वजह से, दूसरा दर्द होता है स्टमक, पेट से दर्द वो हार्ट में रिफ्लेक्ट होता है, मतलब पेन हार्ट की तरफ ही होगा लेकिन वो उसका कारण स्टमक होता है। तो यही दो तरह से होते हैं। ज्यादातर लोगों का जो दर्द होता है, जो लगता है कि हार्ट अटैक वाला दर्द है, लेकिन वो पेट से निकलता है, जिसे बोलते हैं GERD, राइट, गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। नाम बड़ा है, नाम को छोड़िए। तो अब आप नोटिस कीजिएगा कि दर्द ज्यादा कब होता है, जब चलते हैं, जब दौड़ते हैं, जब सीढ़ियां चढ़ते हैं, जब कोई बॉडीली एक्टिविटी करते हैं, तब दर्द का थोड़ा ज्यादा हो जाता है, या इससे कोई संबंध नहीं, दर्द कभी भी हो सकता है। जब आप आराम से बैठे हैं तब भी हो सकता है, लेटे हैं तब भी हो सकता है, सो के उठे हैं तब भी हो सकता है। अगर तो आपके एक्टिविटी से दर्द को कोरिलेट किया जा पा रहा है, इसका मतलब दर्द हार्ट वाला दर्द है, ब्लॉकेज वाला दर्द है। अगर तो कोरिलेशन नहीं मिल रहा है, राइट, तो देखिए खाने से कोरिलेशन है क्या, जब खाते हैं एक पर्टिकुलर ढंग से तभी होता है, राइट, जब गैस बनता है तभी होता है, तो स्टमक से। तीसरा एक और तरह का दर्द होता है मसल्स का। मसल्स का दर्द होता है वो लंबे समय में अपने आप ही ठीक होता है। मसल्स का दर्द बॉडी में किसी भी भाग में होता है जब मसल्स में माइक्रो रप्चर हो जाता है, जो कि बहुत ही कॉमन बात होती है, उसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्टमक हो सकता है मेजरली, जो 95 से 99% टाइम होता है, और 1% टाइम हो सकता है कि वो हार्ट वाला ही हो या फिर मसल वाला होगा, तो वो इनसिग्निफिकेंट है। तो ये तो है पता लगाने का तरीका। अब सवाल ये कि पता लगा के कर भी क्या पाएंगे, हमें सोल्यूशन चाहिए, ठीक कैसे करें। ठीक करने के लिए अगर तो ये हार्ट का पेन है मान लेते हैं, तो DIP डाइट पे अगर आप रहेंगे, जो कि आप रह भी रहे हैं, स्ट्रिक्टली रहेंगे, तो 1 महीना लगता है। एंजाइना, इसे अगर हार्ट का पेन इसे बोलेंगे मेडिकल टर्म में एंजाइना, राइट, तो एंजाइना को ठीक करने के लिए 1 महीना लगेगा। तो 1 महीना DIP डाइट किया आपने, वो आगे भी करते रहना है, और 1 महीने बाद आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट चला गया दर्द, या 50% चला गया, 60% चला गया, डिपेंडिंग ऑन कि वो एंजाइना कितना भारी था, राइट। और लेकिन अगर स्टमक का दर्द है, राइट, हो सकता है स्टमक का दर्द हो, तो स्टमक का दर्द है तो एज्यूम करता हूँ कि स्टमक का दर्द है, तो आप एक काम कीजिए कि फॉर 24 आवर्स, एक दिन के लिए आप मत खाइए, कुछ मत खाइए, कुछ मत पीजिए, सिर्फ नारियल पानी पीजिए या पानी पीजिए। तो स्टमक के अंदर जो भी चीज रहा हो, एसिड हो, गैस हो, इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो, 24 घंटे में वो चला जाएगा। 24 घंटे का ब्रेक दीजिए बॉडी को, फिर DIP डाइट स्टार्ट कीजिए, फिर 1 हफ्ते बाद फिर 24 घंटे का ब्रेक दीजिए, फिर DIP डाइट स्टार्ट कीजिए, फिर 1 हफ्ते बाद फिर 24 आवर का ब्रेक दीजिए। 3 ब्रेक की जरूरत है, उसके बाद फास्टिंग मत कीजिए, तब भी काम चल जाएगा। तो अगर स्टमक इज द responsible, then it needs a break. If heart is responsible, no break, just DIP diet. DIP डाइट जब भी मैं बोलता हूँ तो सनलाइट ऑटोमेटिकली उसका पार्ट है, ये ध्यान रखिए कि धूप में बैठना जरूर है 15-20 मिनट, राइट। तो और कैसे पता चलेगा हम ठीक हो गए, अरे बड़ा सिंपल है कि वो दर्द चला गया, इसका मतलब प्रॉब्लम ठीक हो गया। इसके लिए अलग से कोई टेस्ट, इको, ब्लड टेस्ट वगैरह, इन चक्करों में मत पड़िए। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि सिम्टम जाना चाहिए, राइट। मान लो सारे टेस्ट ठीक आ रहे हैं लेकिन दर्द वहीं का वहीं है, तो किसी को ठीक मानेंगे। एक्चुअली आपका रिलीफ तभी माना जाएगा जब आपका दर्द चला गया है, राइट। इसीलिए सिम्टोमेटिकली रिलीफ इज द ओनली रिलीफ। तो आप 1 महीना में उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट में एंजाइना 1 महीने में चला जाता है, और इसोफेगल रिफ्लेक्स होता है, मतलब पेट से दर्द रेडिएट हो रहा है,
तो भाई बहुत जल्दी चला जाता है, हफ्ते 10 दिन में ही चला जाता है। तो डीआईपी डाइट को स्ट्रिक्टली कीजिए। और स्ट्रिक्टली करने का एक और चीज है कि कई लोगों को एसिड तब बनता है जब वो 2 डाइट के बीच में ज्यादा गैप देते हैं। 4 घंटे का, अभी मैंने खाना खाया जो भी हमारा डाइट है, और 4 घंटे बाद फिर खाया। ये जो 4 घंटे का गैप है, जब पेट डीआईपी डाइट में क्या होता है कि बॉडी जल्दी से खाने को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, क्योंकि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही अधिकतर होता है। तो ऐसे में आपको मोर फ्रीक्वेंटली खाना होता है कि हर 1-1.5 घंटे में थोड़ा बहुत खा लेंगे। नट्स हैं, पीनट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, केले हैं, वो बैग में हमेशा रखिए। जहां भी बाहर जा रहे हैं, जहां बाहर कुछ मिलेगा नहीं, 1-1.5 घंटा हो गया, 5, 7, 10 या एक मुट्ठी भर अपने काजू ले लिया, खाना शुरू कर दिया। राइट, इस तरह से पेट को पूरी तरह खाली मत छोड़िए ताकि एसिड ना बने। हाँ, जब खाली कब छोड़ना है, आपने 8 AM to 8 PM खाना जम के खाया अकॉर्डिंग टू डीआईपी डाइट, और 8 PM to नेक्स्ट डे 8 AM बिल्कुल नहीं खाया। राइट, तो उस दौरान बॉडी को डिफरेंट तरह की फायदा होगी। याद रखिए, जब हम रात को सोते हैं तो बॉडी में हार्मोनल प्रोडक्शन एक अलग ढंग से होता है इन कंपैरिजन टू जब दिन में काम करते हैं। तो रात को 12 घंटे जब नहीं खाना खाएंगे तो, और वो रूटीन बन जाएगा, तो उससे एसिडिटी नहीं होगी। हालांकि वो 12 घंटे का गैप है, जबकि दिन में अगर 4 घंटे का भी गैप दे देंगे तो भी वो दिक्कत कर सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप समझ लें तो आसान हो जाएगा। सर एक होता सर जी सर, राजी, ओके, थैंक यू सर। आई थिंक हमारा टाइम भी हमने सर का बहुत ले लिया। आई थिंक बहुत सारे प्रश्न हो गए, और जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी लोगों के मिल चुके होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो दोबारा देखें, और इसके रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं जो सर ने मेंशन किए हैं वो हम इसके डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी लगातार आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके साथ फ्यूचर में भी लाइव सेशंस करते रहें ताकि और लोगों के सवाल ले सके। थैंक यू सो मच फॉर, आई अप्रिशिएट कि आपने इतना टाइम दिया हमें आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, थैंक यू सो। इसमें एक बात मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन जितने ज्यादा सवाल आएंगे उतना ही अच्छा है। तो ये अच्छा है कि आपका जो चैनल है मैं देखता रहता हूँ, और सवालों के हिसाब से आप देखिए यहाँ पे ये कोरोनाकाल.tv ऊपर आप देख रहे हैं, ये है। यहाँ पे भी मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के डालता रहता हूँ। राइट, और तो इसमें तो आप यहाँ जाके भी बहुत सारे वीडियोस, क्योंकि मेरे वीडियो ज्यादातर तो उड़ ही जाते हैं, यूट्यूब उड़ा देता है, क्योंकि इससे लोग फ्री में ठीक हो जाएंगे तो उनका धंधा कैसे चलेगा। राइट, तो खैर या फिर आप जिस तरह से अभी आपने ये सेशन किया, 2-4 दिन पहले सेशन किया, ऐसे बीमारियों के नाम नोट करते रहिए। और बड़े बड़े दिखने वाली बीमारियों के बहुत सिंपल घरेलू इलाज होते हैं जो कि सटीक होते हैं, हर बार काम करते हैं। राइट, ऑन द अदर हैंड जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में छोटी छोटी बीमारियों को भी बड़ा बना के एक इंसान को जीता जागता बीमार लाश बना के रख देता है। तो ये सारी चीजें हम समझ रहेंगे तो वहीं से निकलेगा। उम्मीद करता हूँ कि हम ऐसे मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।